गर्मी में गरीब परिवार का मिट्टी का बेड, फ्रिज और गैस चूल्हा। आज तो हाथ पैरों में अच्छा खासा दर्द हो गया, लेकिन सारे बर्तन समय से बन गए। हांडी, तवा, ग्लास और ये मटके। अब बस इस कड़क धूप में ये अच्छे से सूख जाएं। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी, जल्दी से खाना दे दो ना। हमने तो स्कूल का काम भी खत्म कर लिया। अरे बच्चों, मैं तो काम के चक्कर में खाना बनाना ही भूल गई। तुम बस मुझे आधा घंटा दो, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। उर्वशी हाथ मुंह धोती है और अब घर में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के लिए उर्वशी के पास एक छोटा सा गैस सिलेंडर और एक गैस वाला चूल्हा था। एक मुंह वाला चूल्हा होने की वजह से उर्वशी को आए दिन खाना बनाने में काफी समय लगता था। एक तो ये गर्मी ने इतना परेशान करके रख दिया, ऊपर से अभी तक सब्जी भी नहीं बनी है। अभी तो रोटी भी बनानी है। बच्चे कितने भूखे हैं। काश मेरे घर पर 2-3 मुंह वाला गैस चूल्हा होता तो एक साथ ही तीनों चीज आराम से बना लेती। अरे उर्वशी बहू, क्या हो गया? खुद से क्या बातें कर रही है? माँ जी, मैं खुद से बातें नहीं कर रही हूँ, बस अपनी जिंदगी को कोस रही हूँ। भगवान ने जिंदगी में कुछ भी तो अच्छा नहीं दिया। ना ढंग का घर है, ना जरूरत का कोई सामान। बहू, लोग तो इस जिंदगी को जीने के लिए तरस जाते हैं। कम से कम भगवान का शुक्र अदा कर कि सर छुपाने के लिए छत, अच्छा खाने के लिए खाना और सोने के लिए जमीन है। चल अब जल्दी से खाना लगा दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। उर्वशी का पति अनुराग एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था, तो वहीं उर्वशी मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाकर बेचती थी। दोनों ही पति पत्नी जितना कमाते थे वो सब घर खर्चों में ही निकल जाता था। आज तक उर्वशी सहूलियत का एक सामान तक नहीं ला पाई थी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। उर्वशी के दोनों बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं कि तभी बाहर से एक कन खजूरा रेंगता हुआ अंदर आ जाता है और उर्वशी की बेटी के पैर पर चढ़ जाता है। जल्दी आओ माँ, कीड़ा मुझे काट लेगा। हे भगवान, ये कान खजूरा कहाँ से आ गया? पिंकी बेटा, हिलना मत वरना ये काट लेगा। उर्वशी एक कपड़े की मदद से कन खजूरा को अपनी बेटी के पैर से हटा देती है। वहीं पिंकी डरते हुए अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। बेटा, ऐसे रोते नहीं। देखा, वो कान खजूरा मैंने हटा दिया, अब वो कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। हे भगवान, अगर ये कान खजूरा मेरी बच्ची को काट लेता तो क्या होता? अब क्या करूं? मैं आए दिन कोई ना कोई कीड़ा घर के अंदर घुस आता है। घर में एक बेड तक नहीं है जहां मेरे दोनों बच्चे बैठकर पढ़ सके। उर्वशी जैसे तैसे कर अपनी बेटी को चुप करवाती है और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। उर्वशी का घर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और दीवारों में छोटे छोटे छेद भी पड़ने लग गए थे। देखो माँ, इस जगह भी छेद पड़ गया। पता है, इस छेद से रोज एक चूहा हमारे घर में आता है। घर की दीवारें काफी कमजोर हो चुकी हैं। कभी कभी तो डर लगता है कि कहीं जरा हल्का सा भूकंप का झटका लगा और हमारा घर तिनके की तरह बिखर गया। जहां एक तरफ उर्वशी अपने घर को लेकर परेशान हो रही थी, तो वहीं उर्वशी के पड़ोस में रहने वाली संगीता हर 6 महीने में एक बार अपने घर को रेनोवेट करवाती थी। क्या बार बार मेरे घर की तरफ देख रही हो? अच्छा लग रहा है ना? पता है, इसको कन्वर्ट करवाने में पूरे 2 लाख रुपए का खर्चा आया है। अच्छा है, भगवान किसी को तो दे रहा है। ये तो बस किस्मत की बात होती है। मैं तो कह रही हूँ कि तुम भी अपने घर को रेनोवेट करवा लो। कभी कभी तो डर लगता है कि अंदर आकर 2 बार जोर से खांस दिया तो तुम्हारा घर तो टूट जाएगा। संगीता उर्वशी की गरीबी का मजाक उड़ाती, तो वहीं उर्वशी संगीता से कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। उर्वशी के घर में रखा हुआ मिट्टी का मटका गलती से गिरकर टूट जाता है और वो ठंडा पानी पीने का इकलौता साधन भी उर्वशी के घर से खत्म हो गया था। माँ जी, अब क्या करें? हम ठंडा पानी कैसे पिएंगे? इतनी गर्मी में तो गर्म पानी भी नहीं पिया जाएगा। तू तो खुद मिट्टी के बर्तन बनाती है, तो एक मटका भी बना ले। माँ जी, ढेर सारे मटके बने हुए हैं, लेकिन अभी वो गीले हैं। सूखने में 1-2 दिन का तो समय लगेगा। लगता है अब जब तक गर्म पानी पीकर काम चलाना पड़ेगा। अगर घर में एक फ्रिज होता तो कम से कम ठंडा पानी तो इस गर्मी में नसीब होता। हर गरीब परिवार की तरह ये गरीब परिवार भी अपनी गरीबों वाली जिंदगी से काफी ज्यादा दुखी था। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। आज फिर उर्वशी के पड़ोस में रहने वाली संगीता उर्वशी को जलाते हुए अपने घर में एक नया फ्रिज लेकर आती है। ये लो उर्वशी, मेरे घर में नया फ्रिज आने की मिठाई खाओ। पता है, हमारे घर डबल डोर फ्रिज आया है, पूरे 60,000 का है। इतना बड़ा है कि तुम्हें क्या बताऊं। चलो तुम लड्डू खाओ, मैं आसपास में भी जाकर मिठाई बांट कर आती हूँ। संगीता की सारी बातें उर्वशी के जख्मों पर सिर्फ नमक छिड़कने का काम करती थी, तो वहीं संगीता के बच्चे भी कुछ कम नहीं थे। देखो, ये आइसक्रीम मेरे मम्मी ने घर में जमाई है, वो भी हमारे नए फ्रिज में। पता है, मेरी हाइट 2 इंच बढ़ गई है ना, इसीलिए मेरे पापा एक नया बेड बनवाने वाले हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। संगीता की बेटी जिया आंगन में बैठे हुए एक बड़े से मिट्टी के बने डॉल हाउस से खेल रही थी।
ये डॉल हाउस कितना अच्छा है ना, मामा जी ने कितना अच्छा डॉल हाउस भिजवाया है मेरे लिए। पता है मेरी सारी फ्रेंड्स भी बिल्कुल ऐसा ही डॉल हाउस लाने की बात कर रही थी। बेटा ये डॉल हाउस किसी शॉप पर नहीं मिलता, पता है तुम्हारे मामा ने इसे स्पेशल कहकर बनवाया है। ये मिट्टी का घर, इसमें रखी छोटी मोटी चीज जैसे फ्रिज, डाइनिंग टेबल, कूलर, बेड, गैस के सब कुछ मिट्टी का बना है। सुंदर है ना? चलो अब इसे लेकर घर के अंदर आ जाओ, कहीं किसी की नजर लग गई तो। संगीता ये सब उर्वशी को जलाने के लिए बोलती है। उर्वशी और उसकी सास आंगन में खड़े हुए बस संगीता और उसकी बेटी के बने मिट्टी के डॉल हाउस को ही देखे जा रहे थे कि तभी उर्वशी को एक ख्याल आता है। माँ जी मैंने सोच लिया है, अब हाथों में तो पैसे नहीं हैं जो अपना जरूरत को पूरा कर सके, तो अब जरूरत को पूरा करने के लिए तो जुगाड़ करना पड़ेगा। बहुत बना लिया मिट्टी से बर्तन मैंने, अब मैं मिट्टी का एक घर और अपनी जरूरत का हर सामान बनाऊंगी, जैसे फ्रिज, बेड, सब कुछ। मिट्टी का घर तो सुना है और देखा भी है, लेकिन बेड और फ्रिज कैसे बनाएगी तू? लगता है ये संगीता की बातें तेरे दिमाग में घुस गई हैं। छोड़ इसकी बातों को। नहीं माँ जी, आखिरकार कब तक हम ऐसे घुट घुट कर जिंदगी जिएंगे? अब जब पैसे नहीं है तो कम से कम हम जुगाड़ तो कर ही सकते हैं। उर्वशी अब जिन मिट्टी से बर्तन बनाती थी उसी मिट्टी से अब अपने घर को अंदर और बाहर से अच्छे से लीपने लगती है, जिसे देख संगीता। क्या बात है उर्वशी, घर रेनोवेट करवाने के पैसे नहीं थे तो तुम अपने घर को ही मिट्टी से लीपने लग गई। ना जाने ये गरीबी तुम लोगों से क्या क्या करवाती है। अब उर्वशी संगीता की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती और जल्दी पूरे घर को अंदर बाहर से अच्छे से लीप देती है। 2 से 3 दिन में वो घर अब अच्छे से सूख जाता है। मिट्टी की लिपाई की वजह से घर के अंदर काफी ज्यादा ठंडक होने लगती है। बहू तूने तो सच कहा था, ये मिट्टी का घर तो काफी बढ़िया निकला। कितनी ज्यादा ठंडक हो रही है इसके अंदर। माँ जी अब आप बस देखती जाइए मैं और इस मिट्टी से क्या क्या जुगाड़ करती हूँ। घर बनाने के बाद अब उर्वशी अपने दोनों बच्चों के सोने के लिए एक मिट्टी का बेड भी बनाती है। माँ ये मिट्टी का बेड तो काफी अच्छा है और मुलायम भी है। अब तो यहाँ हम आराम से बैठकर पढ़ाई भी कर सकते हैं और सो भी सकते हैं। यहाँ तो कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे ना माँ। अपने बच्चों के लिए मिट्टी का बेड बनाने के बाद उर्वशी यहीं नहीं रुकती। उर्वशी अब पानी पीने के सामान और पानी को ठंडा रखने के लिए एक मिट्टी का छोटा फ्रिज भी बनाती है। घर और बेड तो बिना बिजली के होते हैं, लेकिन ये फ्रिज बिना बिजली के कैसे चलेगा? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तू ये क्या कर रही है? अरे माँ जी, जैसे हम शाम को सोने से पहले अपनी मिट्टी के घर को बाहर से गीला कर देते हैं तो घर के अंदर ठंडक कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी तो चादर ओढ़नी पड़ती है। ठीक उसी तरह इस मिट्टी के फ्रिज को बनाने के बाद हम इसे हर रोज अंदर से बाहर से गीला करेंगे तो इसके अंदर ठंडक अपने आप बढ़ जाएगी और खाना और पानी भी ठंडा ही रहेगा। उर्वशी का मिट्टी का फ्रिज का जुगाड़ भी अब चल पड़ता है और अब अगले दिन उर्वशी अपने घर के लिए 4 मुंह वाला मिट्टी का चूल्हा बनाने लगती है। चूल्हे के सूखते ही उर्वशी सावधानी से सिलेंडर का पाइप उस मिट्टी के चूल्हे में लगा देती है, साथ ही सिलेंडर के ऊपर मिट्टी से लिपाई कर देती है। और अब उस 4 मुंह वाले चूल्हे पर एक साथ उर्वशी 2 से 3 तरह की चीजें बनाती है। पहले एक एक चीज बनने तक का कितना इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब एक साथ इतनी सारी चीज आसानी से बन जाती है। तूने तो कमाल करके रख दिया, पहले घर, फिर बेड, फ्रिज और अब ये चूल्हा। मेरी बहू तो लाखों में एक है। जिन मिट्टी से उर्वशी बर्तन बनाती थी, अब उसी मिट्टी से उर्वशी ने अपनी सहूलियत के लिए घर में इस्तेमाल होने वाली कई सारी चीजें भी बना ली थी। इसी के साथ उर्वशी अब अपनी बनाई हुई इन चीजों को खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ लोगों को भी बनाकर बेचना शुरू करती है। उर्वशी बेटा, क्या ये तुम्हारा मिट्टी का फ्रिज सच में चलेगा? इसे गीला करते इसके अंदर ठंडक तो होने लगेगी ना? अरे काकी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? काम करिए, आप इसे लेकर जाइए और जब इसमें पानी और खाना ठंडा होने लगे तो पैसे दे जाइएगा। उर्वशी 2 दिन पहले मैं जो तुमसे वो मिट्टी का चूल्हा लेकर गई थी वो तो काफी अच्छा है। पता है पहले मेरे घर में भी सिर्फ एक मुंह वाला चूल्हा था तो खाना बनाने में काफी समय लग जाता था। और तुम तो जानती हो कि मेरे परिवार में कितने सारे लोग हैं, लेकिन अब तो मैं चुटकियों में खाना बना लेती हूँ। और हाँ, अब तुम मेरे लिए भी एक ऐसा ही छोटा मिट्टी का फ्रिज बना देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर, तुम परसों आकर ले जाना। उर्वशी इसी काम को जारी रख पैसे कमाती है और अब धीरे धीरे सहूलियत की चीजों को लाकर अपने घर की जरूरत को पूरा करती है। तो वहीं ये सब देख संगीता तो बस हैरान हो जाती है। आंटी जी, अब आप अकेली नहीं है, हम आ चुके हैं। अगले हफ्ते हमारी दोस्त की शादी है, सारी जिम्मेदारी हमारी। चल पूजा, छत पर बिस्तर लगा कर आते हैं मेहमानों के सोने के लिए, क्योंकि नीचे बहुत गर्मी है। अच्छा हुआ यार जो तुम दोनों आ गई। बेटा आते ही काम करोगी, पहले कुछ खा लो। इतना बोल पसीने से लथपथ शांति निहारिका की दोस्त को खाना देती है, जिसके बाद निहारिका अपनी दोनों दोस्त के साथ कुछ बिस्तर लेकर छत पर जाती है और उन्हें बिछाने लगती है। तभी उनकी नजर अपनी बगल वाली पड़ोसन पर पड़ती है।
आ जाओ जल्दी से, छत पर सारी अरेंजमेंट हो रखी है, देखो कितनी अच्छी सजावट है। वेटर नीचे से केक लेकर आ जाना और कुछ कोल्ड ड्रिंक भी। 1 मिनट, हमारी ब्राइडल रानी, तेरी बैचलरेट पार्टी है, बिना गाने के पूरी थोड़े ना होगी। इतना बोल आरती सपना को ब्राइड टू बी का रिबन और ताज पहनाती है, जिसके बाद सपना अपनी दोस्त के साथ छत पर गाने चलाकर डांस करती है और केक कट करती है। हैप्पी न्यू जर्नी माय डियर फ्रेंड। तेरी अमीर पड़ोसन की शादी भी उसी दिन है ना जिस दिन तेरी है। ये लोग अपनी शादी की हर एक चीज कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। काश कि हम भी तुझे ब्राइड टू बी की पार्टी दे पाते। कोई बात नहीं मेरी दोस्त, शादी से पहले मेरे घर आ गई, मेरे लिए यही काफी है। सपना को अपनी बैचलर पार्टी एंजॉय करता देख निहारिका को काफी अच्छा लगता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और निहारिका के माता पिता एक एक पैसे जोड़ रहे होते हैं। अनिल जी 2 लाख का और इंतजाम कर लीजिए। घर में जो भी पैसे रखे थे उससे तो शादी का सामान आ गया और अब भी कुछ पैसों की जरूरत है। मैंने भैया से बात करी है, कल राजस्थान जा रहा हूँ, उनके मालिक से कुछ पैसे ब्याज पर उधार लेने। और सुनो, हमने जो 20,000 रुपए की एफडी करवाई थी वो तोड़वा लो, शादी में काम आएगी। इतना बोलकर अनिल राजस्थान जाने के लिए तैयारी करने लगता है। तो वहीं शांति बैंक जाकर अपनी एफडी तोड़वाकर पैसे लेकर आती है। जहां एक तरफ अकेला अनिल राजस्थान जाता है तो वहीं सपना अपने पूरे परिवार के साथ राजस्थान जाती है, जहां रात के समय एक रिसोर्ट में सपना अपनी प्री वेडिंग शूटिंग के लिए तैयार होती है। सच में भैया, ये रिसोर्ट बहुत अच्छा है। घर पर ये स्विमिंग पूल, मेरी बेटी का सपना था कि वो स्विमिंग पूल के पास अपना प्री वेडिंग शूटिंग करवाए। भैया मैं तो कह रहा था कि अपनी बिटिया की शादी भी राजस्थान में करवाते, बिल्कुल रॉयल तरीके से। अब बेटी को बुला लो, स्विमिंग पूल से लेकर रिसोर्ट के हर एक कोने गार्डन में हम बिटिया की शूटिंग करवाएंगे। कुछ देर में सपना और उसका फियोंसे तैयार होकर बाहर आते हैं और स्विमिंग पूल के पास खड़े होकर अलग अलग पोज में फोटो लेते हैं। अंकल, मुझे अपने मंगेतर के साथ पूल के अंदर की भी कुछ फोटोज चाहिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। इतना बोलकर सपना अपने फियोंसे के साथ स्विमिंग पूल के अंदर खड़ी होकर कुछ फोटो लेती है और तभी वहां अनिल आता है। अनिल को देख विनोद बड़ा हैरान होता है और उससे कहता है, अरे भैया, तुम यहाँ बिटिया की शादी इसी रिसोर्ट में करने का सोचा है क्या? अरे नहीं नहीं भैया, हम गरीब की कहाँ इतनी औकात। मैं तो यहाँ रिसोर्ट के मालिक से मिलने आया हूँ। वो भैया के मालिक हैं, उनसे कुछ बात करनी थी बस। अरे आओ अनिल भाई, तुम्हारे भाई ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में, अभी तुम्हें पैसे देता हूँ, आखिर बिटिया की शादी है। इस तरह अनिल रिसोर्ट के मालिक से पैसे लेकर वहां से चला जाता है और घर आकर सारी बात अपनी बीवी को बताता है। शांति, कुछ लोग इतने अमीर हैं कि प्री वेडिंग शूटिंग के लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हैं जितनी उन्होंने अपनी बेटी की प्री वेडिंग शूट के लिए पैसे खर्च करे हैं, उसके आधे पैसे भी हमने अपनी बेटी की शादी में खर्च नहीं करे। आप ज्यादा मत सोचिए, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अच्छा सुनिए ना, कल हल्दी की रस्म है, घर में सिर्फ एक पंखा है, घर आए मेहमान भी गर्मी से परेशान हो रहे हैं। मैंने बात करी है टेंट वालों से, वो हमें 2 पंखा और दे देंगे। जहां एक तरफ अनिल बेचारा कभी किसी से तो कभी किसी से कर्ज मांग कर लाता है और कम से कम पैसों में शादी की तैयारी कर रहा होता है, तो वहीं अमीर सपना के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। मैंने आपको कहा था हल्दी मेहंदी संगीत किसी छोटे मोटे धर्मशाला में रख लीजिए, पर आपको तो घर में ही रखना है। आप घर में रखा है तो बाहर के लिए कुछ कूलर मंगवा लेना और कुर्सी भी और टेंट भी लगवा दीजिए ताकि किसी को धूप ना लगे। भले ही शाम को फंक्शन है पर मेहमान तो बाहर भी बैठेंगे ना। अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और सुनो, हमारे बगल वाली की बेटी की भी शादी है, उनसे भी पूछ लो अगर उन्हें हमारी कुछ मदद चाहिए हो तो। इतना बोलकर विनोद वहां से चला जाता है, जिसके बाद आशा कुछ गद्दे लेकर शांति के घर जाती है। शांति बहन, आज तो तुम्हारी बेटी की भी हल्दी है, तुम कहाँ हल्दी कर रही हो? तुम्हारे घर में कितनी गर्मी लग रही है। तुमने अगर हमें पहले बताया होता तो 2 कूलर हम तुम्हारे इधर भी लगवा देते कि रात में मेहमानों के सोने के लिए काम आएंगे। धन्यवाद आशा बहन, एक मदद और कर देती। आपके तो 2-4 घर खाली पड़े हैं, अपने मेहमानों के साथ मेरे भी कुछ मेहमान एडजस्ट कर देती। हमारे घर में सिर्फ एक ही पंखा और गर्मी ज्यादा है। अनिल जी गए हैं पंखे वाले से बात करने, पर शाम तक ही कुछ हो पाएगा। हाँ हाँ शांति, क्यों नहीं भेज देना अपने मेहमानों को हमारे पीछे वाले घर में सोने के लिए। इतना बोलकर आशा वहां से चली जाती है और रात को दोनों के ही घर में फंक्शन होते हैं। जहां एक छोटे से गार्डन एरिया में आशा अपनी बेटी की हल्दी की रस्में कर रही होती है, तो वहीं घर की छत पर नॉर्मली ड्रेस में लोग आकर निहारिका को हल्दी लगाते।
कितनी गर्मी हो रही है, बेकार गर्मी में शादी रखी। अब जल्दी से हल्दी लगाकर हम भी अपने घर जाएं। शांति बहन, छत पर भी 2 पंखे लगवा लेती, हल्दी तो पसीने से ही गीली हो गई। जहां साधारण तरीके से निहारिका की हल्दी हो रही थी, तो वहीं पार्क में अच्छी डेकोरेशन, डीजे, नाच गाने और येलो कपड़े की थीम के साथ सपना की हल्दी होती है। हमारी सपना के सपने सच हो गए, दुल्हन बनने वाली है ये तो। बुआ जी, मेरे सपने तो तब सच होंगे जब आप मेरी हल्दी पर ठुमके लगाएंगी। इस तरह सपना घर आए मेहमानों के साथ अपनी हल्दी पर नाच गाना करती है। देखते ही देखते अगले दिन मेहंदी का दिन आता है और उस दिन बेचारी निहारिका अपने घर में ही गर्मी से परेशान होकर अपनी दोस्त से मेहंदी लगवाती है। तू चिंता मत कर, तेरी मेहंदी हम इतनी अच्छी लगाएंगे कि उसके सामने मेहंदी आर्टिस्ट की मेहंदी फीकी पड़ जाएगी। यार, मेरा तो सारा प्लान खराब हो गया। मैंने सोचा था कि हम मेहंदी पर मेहंदी कलर के कपड़े पहनेंगे और मेहंदी एंजॉय करेंगे। इस तरह निहारिका की दोनों दोस्त उसकी मेहंदी लगाती है, तो वही मेहंदी आर्टिस्ट आकर सपना के हाथों में मेहंदी लगाती है और मेहंदी लगने के बाद सपना अपनी दोस्त और माँ के साथ डांस करती है। अरे बेटा, अब तुम सब एंजॉय करो, अब मैं थक गई हूँ। गर्मी इतनी लग रही है कि कूलर की हवा भी काम नहीं कर रही है। इतना बोलकर आशा वहां से चली जाती है और सपना के घर में सारी रात फंक्शन चलता है। देखते ही देखते संगीत का दिन आ जाता है और उस दिन भी बाहर से आकर लोग डीजे बजाते हैं और ढोल नगाड़ों पर डांस करते हैं। तो वहीं निहारिका के घर में कुछ औरतें जाकर ढोल बजाकर उस पर नाच करती हैं। शांति बहन, थोड़ा सा ठुमका लगा ले, तुम्हारी बेटी की शादी है। कुछ औरतों के कहने पर शांति अपनी बेटी के साथ डांस करती है और देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है, जहां एक तरफ बड़े से बैंक्वेट में सपना की शादी होती है और खाने के लिए आइटम्स होते हैं, तो वहीं गली में भयंकर गर्मी में और कम खाने के आइटम के साथ निहारिका की शादी होती है। और शादी के अगले दिन कड़कड़ाती धूप में बेचारी निहारिका की विदाई होती है। तब घर के बाहर खड़ी होकर अपने माता पिता को गले लगाकर वो रोती है। माँ, तुम्हारी बहुत याद आएगी। बेटा, रोना बंद कर दो, ऐसे ही इतनी गर्मी है और तुम कब से धूप में ही खड़ी होकर रो रही हो, ऐसे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बहन, तुम भी अपनी बेटी के साथ छांव में बैठ जाओ जब तक तांगा नहीं आ जाता। जहां एक तरफ घर के बाहर धूप में खड़ी होकर निहारिका अपने परिवार से गले लगाकर रो रही होती है, तो वहीं अमीर सपना बैंक्वेट से गाड़ी में घर आती है और क्योंकि घर के बाहर टेंट और कूलर लगा होता है, इसलिए उसे धूप और गर्मी के एहसास भी नहीं होता और हंसती हुई सपना अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती है। माँ पापा, अपना ख्याल रखना। मेरे जाने के बाद लड़ाई मत करना। 2 दिन बाद मैं आप लोगों से मिलने के लिए आऊंगी। हाँ बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना। ले, तेरी मर्सिडीज भी आ ही गई। मैं पीछे की गाड़ी में तेरे 6 बैग रख रहा हूँ, 1 बैग तेरी ही गाड़ी में रखा है। आराम से जाना। दामाद जी, मेरी बेटी का ख्याल रखना। इस तरह आशा अपनी बेटी को विदा करती है और विनोद खुद अपनी बेटी को मर्सिडीज में बिठाता है और कुछ ही देर में सपना एक शानदार गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। तो वहीं कुछ ही देर में तांगा आता है। निहारिका, बेटा तांगा आ गया है, तू तांगे में बैठ जा, तुझे धूप नहीं लगेगी और मैं पीछे तेरे दोनों बैग रख देता हूँ। इतना बोलकर अनिल हाथ पकड़कर अपनी बेटी को टांगे पर बिठाता है और उसके दोनों बैग उसी तांगे पर रख देता है। कुछ ही देर में निहारिका का भी तांगा चल पड़ता है और इस तरह एक ही मोहल्ले में अमीर बेटी गरीब बेटी की एक साथ विदाई होती है।